तुमसे पहले जो शख्स यहाँ पर तख्त नशीसा, उसको भी खुद के खुदा होने पे इतना यकीन था। इस धरती पर हिटलर आया मिट गया, मुसोलिनी आया मिट गया। नरेंद्र तुम अब सुधर जाओ वरना तुम भी मिट जाओगे। आज दुनिया के इतिहास में आप देखेंगे हिटलर और मुसोलिनी का नाम लेने वाला कोई नहीं। आज आप इकट्ठे हो जाओ, पूरे देश का आंदोलन बना दो, जन आंदोलन बना दो। इसको एक जेपी मूवमेंट बनाना पड़ेगा, पूरे देश का आंदोलन बना पड़ेगा। इतना समझदार कैसे हो गया? उसको किसने बनाया? कितना समझदार है? जहाँ पे चुनाव है वो वहाँ पे नहीं जाएगा। महाराष्ट्र में कोरोना लॉकडाउन लग गया, ठीक ना। अभी महाराष्ट्र में जब पंचायत चुनाव था तब वहाँ पे कोरोना नहीं था। अभी कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में पंचायत चुनाव हुआ कि अमीर दुनिया के गरीबों को खत्म करने के लिए साजिश कर रहे हैं। उन्हें सिर्फ और सिर्फ मजदूर गुलाम बनाना चाहते हैं। ये साजिश बड़े लेवल की, भले सबके समझ में भी नहीं। मोदी सरकार है जो कहती थी न खाने दूंगा न खाऊंगा, और ये आज बिचौलियों को खिला भी रही है और खुद भी खा रही है। ये जानबूझ के देश को खत्म करना चाह रहे हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये अपनी जेब में पैसा डाल रहे हैं। आप आज RTI लगवा दो, आज जांच करवा दो, आज एक्सपोज हो जाएंगे। लेकिन अनपढ़ है, ये सिस्टम का शिकार है, इनका दोष नहीं है। क्योंकि अगर एजुकेटेड होते तो इनका भी सवाल पैदा होता है। ये भी रैशनलिटी यूज करते, लॉजिक यूज करते हैं। खड़ा रहो, बोलेगा तो देशद्रोही है, जेल में डाल देंगे। ये तो हो रहा है। ये तो लूट है ना, लूट तंत्र होगा। और क्या है, आग से टूट जाए वो पत्ते नहीं। हम आंधी से कहो कि औकात में रहे। सरकार को बोलो औकात में रहे। हमारी वोट लेके बैठे हो तो औकात में रहे। चुनाव को इतना महंगा इसीलिए किया गया है कि सिर्फ जो पूंजीपति है वो किसी भी सरकार को अपना कठपुतली बना ले। अभी जो सरकार है इसको चुनाव में इतना पैसा चाहिए होता है, पैसा कहाँ से आएगा? पूंजीपतियों से आएगा। और पैसा जब पूंजीपति देंगे तो अपना काम करवाएंगे, सिंपल सी बात है। आपसे हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि कम से कम आप मेरे लोकतंत्र के ऊपर हमला करना बंद कर दो। आप मेरे संवैधानिक संस्थान के ऊपर हमला करना बंद कर दो। आज आप देखिए लोकतंत्र के ऊपर कैसे हमले हो रहे हैं। राफेल का आपने देखा होगा, ताजा मामला है। ये तो सबको पता था, लेकिन अब तो खुल है, उजागर हो चुका बिल्कुल। ये सच्चाई है और सच है बिल्कुल। ये साफ शब्दों में लिखा जा चुका कि चौकीदार ही चोर है। हमें चौकीदार नहीं चाहिए। हमें प्रधानमंत्री चुना तो तू प्रधानमंत्री बन के रहे। चौकीदार और देश में बहुत है। ये बकवास मत कर, काम की बात कर। लेकिन लोग जो है वो कह रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं लोगों को चिढ़ हो रही है, क्योंकि राष्ट्रहित के लिए काम कर रहे हैं। आने वाले की जो पीढ़ी है उनके लिए काम कर रहे हैं। तो राष्ट्रहित कहाँ है? हो किसके राष्ट्रहित में छुपा? पूंजीपतियों का राष्ट्रहित है क्या? हमारा राष्ट्रहित है। इन बहन बेटियों के साथ जो रेप हो वो किसका हित है? जो किसानों के साथ अत्याचार हो रहे हो वो किसका हित है? तो जवानों के साथ अत्याचार हो रहे हो किसका हित है? तो ये देश के लोगों से बन के मिलकर बनता है ना। तो देश को खत्म किया जा रहा है, देश को मिटाया जा रहा है। और हर 16 मिनट में रेप होता है, 32 मिनट में किसान सुसाइड करता है। आज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का आज वर्ल्ड हेल्थ डे है, मतलब 7 अप्रैल का एनुअली मनाया जाता है। तो उसका मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कि 40% है ना, 40% इंडिया वाले हैं जो इस देश के नागरिक हैं, वो स्टंटिंग का शिकार हैं। 20% वेस्टिंग का शिकार है। 60% महिलाएं ऐसी हैं जो 15 से 65 साल की उम्र की हैं, जो नौजवान हैं, मतलब वो एनेमिक हैं, उनके अंदर खून की कमी है। तो ये हालात है। मेल न्यूट्रिशन 50% बच्चे, ओबेसिटी जो मोटापा शिकार हो 60%। तो कौन पोषित कौन है? सब तो कुपोषण का शिकार है। तो जिम्मेवार कौन है? ये राष्ट्रहित है क्या? ये कौन सा हित है आप बताओ? तो ये देश को सवाल को खत्म किया जा रहा है। ये मंदिर मस्जिद की जात पात की बात क्यों हो रही है? मन की बात क्यों हो रही है? ये परीक्षाओं पे चर्चा क्यों हो रही है? ये किस लिए हो रही है? क्योंकि ये मुद्दों से भटका क्यों नहीं, मतलब एक मामला क्रिएट किया जाए, एक प्रोपेगेंडा क्रिएट किया जाए। ये इसमें भटके रहेंगे, सवाल पैदा नहीं करेंगे और अपने आप चलता रहेगा काम, टाइम निकलता रहेगा, सरकार बनती रहेगी और देश लूटता रहेगा। देखिए, कोरोना तो है महामारी, इस बात को तो मानते कि कोरोना है। लेकिन क्या कोरोना की आड़ में जो जैसे छात्र रोड पर आना चाह रहे हैं, किसान आंदोलन को ख़त्म करने की साजिश है, यूनिवर्सिटी बंद कराया जाए ताकि स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में ना आए, क्या ये साजिश है या कोरोना तो है? इस बात को तो मानते हैं ना। देखिए, अगर मैं आपकी बात से सहमत हो जाऊं कि कोरोना है, तो कोरोना इतना समझदार कैसे हो गया? उसको किसने बनाया? कितना समझदार है? जहाँ पे चुनाव है वो वहाँ पे नहीं जाएगा। यहाँ पे इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, जहाँ पे बीजेपी की रैली हो रही है, चाहे बंगाल में हो, असम में हो, पौंडचेरी में हो, केरल में, तमिलनाडु में हो, जो वहाँ पे रैलियाँ हो रही, किसी भी राजनीतिक पार्टी की रैली हो रही है, वहाँ से ज़्यादा यहाँ पे लोग भीड़ है ना, और ज़्यादा मतलब पास में रहते हैं। तो यहाँ पे किसी को नहीं हुआ। 4 महीने से हम लोग बैठे हैं, जब कोरोना चरम पे था, हम लोगों ने यहाँ किसान आंदोलन ने कोरोना की मिथ को तोड़ा था। तो कोरोना यहाँ पे नहीं आया। तो जहाँ पे चुनाव खत्म हो जाता है तो वहाँ पे कोरोना आ जाता है। अभी महाराष्ट्र में लॉकडाउन लग गया, ठीक ना। अभी महाराष्ट्र में जब पंचायत चुनाव था तब वहाँ पे कोरोना नहीं था। अभी कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में पंचायत चुनाव हुआ है ना, तो जहाँ पे चुनाव रहेगा वहाँ पे कोरोना नहीं होगा। मैं मध्य प्रदेश की खबर बता दूं आपको, वहाँ का एक आगर मालवा का विधायक है, उसने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, कोरोना इतना समझदार है कि जहाँ पे चुनाव होता है वहाँ नहीं जाता है, तो आप मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव कराइए जिस कारण से मध्य प्रदेश में कोरोना न आए। ये हालात है लोगों की, लोग समझ रहे हैं ये साजिश हो रही है।
ये साजिश दुनिया कर रही है। दुनिया के अमीर दुनिया के गरीबों को खत्म करने के लिए साजिश कर रहे हैं। उन्हें सिर्फ और सिर्फ मजदूर गुलाम बनाना चाहते हैं। ये साजिश बड़े लेवल की, भले सबके समझ में अभी नहीं आया। आप कुछ बोलना चाह रहे थे राफेल मामले जो अभी निकला है हाल में? जी, ये राफेल मामला जो है आप देखे होंगे, ये फ्रांस की एक न्यूज़ एजेंसी है, न्यूज़ पोर्टल, उन्होंने फ्रांस की एक जांच एजेंसी के साथ मिलकर आधिकारिक जांच किया और ये अभी और भी 3 बार इनके जांच के खुलासे होने हैं। अभी तक उन्होंने बताया कि राफेल में दलाली हुई है, 66,000 करोड़ की दलाली हुई है और उसमें कुछ बिचौलियों के हाथ में राफेल के सौदा करवाना, ये मोदी सरकार की कितनी बड़ी निंदनीय घटना है। आप इस बात को गहराई से सोचिए। ये देश की रक्षा सौदा है, जो देश के रक्षा कर्मियों के काम आते हैं, उसमें ये सौदा करवा रहे हैं कुछ बिचौलियों को लेकर और कुछ पूंजीपतियों को लेकर। ये कितनी बड़ी बात है, ये सोचने की बात है। आज अगर राफेल का मुद्दा देखिए तो इतनी बड़ी हाईलाइटेड मुद्दा है, कहना ही नहीं। यही मोदी सरकार है जो कहती थी न खाने दूंगा न खाऊंगा, और ये आज बिचौलियों को खिला भी रही है और खुद भी खा रही है। लेकिन राफेल मुद्दा तो चरम सीमा पर है, लोग उठा रहे हैं, विपक्ष सबसे ज़्यादा उठा रहे हैं। लेकिन मीडिया जो है, मीडिया जिस तरह से राफेल का मामला उस वक्त 2019 में आया था, उस तरह मीडिया नहीं उठा रही है। देखिए, जब कांग्रेस का टाइम पर था ना, वो 126 रफाल जेट खरीदने थे और मूल्य था 600 करोड़ रुपए। 600 करोड़ है। आज कितना है? केवल 36 रफाल आएंगे, मूल्य कितना है? 1600 करोड़ रुपए। तो ये जो 1000 करोड़ का घपला है, कहाँ जा रहा है, किस लिए जा रहा है? और आप उसको वो देख लो, आप कहाँ तो 126 90 कम हो गए, तो कहाँ जा रहे हैं पैसे, कहाँ जा रहे हैं? वही एजेंसी है, वही देश है, सारी टेक्नोलॉजी वही है, सारी चीजें वही है, लेकिन घोटाला नहीं तो क्या है। लेकिन आज उजागर हो चुका है। तो ये जानबूझ के देश को खत्म करना चाह रहे हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये अपनी चीजों में पैसा डाल रहे हैं। आप आज RTI लगवा दो, आज जांच करवा दो, आज एक्सपोज हो जाएंगे। एक तो RTI को डाइल्यूट पहले कर दिया इन्होंने, जो उसका टेनोर होता था उसको टेम्पर कर दिया है, क्योंकि जो है सरकार डिसाइड करेगी। अगर तुम्हारे पक्ष में होगा कोई पक्ष में होगा तो उसका 6 साल का कर देंगे टेनोर, कोई तुम्हारे खिलाफ होगा तो उसका 2 महीने का कर देंगे। यही तो है ना मकसद। क्या है? तो जो सवाल पैदा करेगा, जो तुम्हारे खिलाफ होगा, उसको जेल में डालेंगे या हटाएंगे उसको सिस्टम से। ये काम हो रहा है। क्या हो रहा है 6 सालों से? जो उसके खिलाफ बोलता है जेल में डाल देते हैं, आतंकवादी बोलते हैं। 2016 में देखा होगा ना कन्हैया कुमार का केस, आपने पूरा देश उसके खिलाफ था, आतंकवादी बोलता था उसको। आज इनकी आंखें खुल रही क्योंकि इनके ऊपर अटैक हुआ है। पिछले साल भी आंखें नहीं खुली थी इन्हीं लोगों की, बैठे हैं इन्हीं लोगों की। मैं मानता हूँ, मैं इनकी औलाद हूँ, लेकिन अनपढ़ है ये सिस्टम का शिकार है, इनका दोष नहीं है। क्योंकि अगर एजुकेटेड होते तो इनका भी सवाल पैदा होता, ये भी रैशनलिटी यूज करते, लॉजिक यूज करते। अच्छा, बंगाल में आप देख रहे हैं कि असम में, बंगाल में EVM पकड़े जाते हैं बीजेपी नेता की गाड़ी में। EVM स्टैंड फॉर एवरी वोट तो मोदी। दूसरी बात, ये आज ही पता चला। आप तो मतलब तो सीधा मतलब मीडिया में आ गया, इनके घरों में EVM मिलेगी। दूसरी बात, जो देश इस मशीन को बनाते हैं वो देश इसका आज तक यूज नहीं कर रहे। अमेरिका में ताज़ा चुनाव है, प्रेसिडेंट के बैलेट पेपर से चुनाव हुआ है। इतना अमीर देश है, सुपर पावर है, 24 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। इंडिया 3.25 ट्रिलियन की है। हमारे देश में EVM का यूज कर रहे हैं। इतना आगे क्यों जा रहे हैं हम? अगर किसी को शक है तो शक को मिटाओ ना। डेमोक्रेसी क्या होती है? तेरी मेरी सरकार है, मैं किसी के पक्ष में, आप खिलाफ हो, तो हमसे बात होगी ना। एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा, दोनों के बीच की बात निकालनी पड़ेगी, वो डेमोक्रेसी होती है। आज क्या हो रहा है? तू खिलाफ तो खड़ा रहो, बोलेगा तो देशद्रोही है, जेल में डाल देंगे। ये तो हो रहा है। ये तो लूट है ना, लूट तंत्र होगा। और क्या है? अगर कोई खिलाफ है तो उसकी आवाज सुनो ना, सुना ही नहीं दे रहा। ऊपर से आपने देख रहे हो लूट तंत्र बना दिया। लूटा कैसे? रफाल के थ्रू लाठी तंत्र, गन तंत्र बना दिया है। एक तो हम परेशान है, पहले हमारी लंका लुटी है, जले पर नमक छिड़कने वाली बात हो रही है। लाठियां चला रहे हैं हम, 4 महीने से बैठे हम, गोलियां चलाई जा रही हैं टिकैत साहब पे। देख नहीं रहे क्या आप? तेरा गणतंत्र बना दिया है, लोकतंत्र नहीं रहा, ये लाठी तंत्र बना दिया है। एक लाला लाजपत राय पे लाठियां चली थी इस देश में। आप उसके बाद क्या हुआ था आपको पता? भगत सिंह आया था, देश को अंग्रेजों को फाड़ के फेंक दिया था। आज भगत सिंह आ जाएगा। मैं औकात में रहे, सरकार को बोल रहा हूँ। किसी ने कहा था कि आंधियों साख से टूट जाए वो पत्ते नहीं, हम आंधियों से कहो कि औकात में रहे। सरकार को बोल रहा हूँ औकात में रहे। हमारी वोट लेके बैठे हो तो औकात में रहे। सरकार औकात में नहीं है अभी। ये बात कह रहे हैं कि सरकार को कहो औकात में रहे, लेकिन सरकार तो अपना जितना काम करने का वो कर ही रही है। बात ये है कि सरकार है किसकी? ठीक, सरकार दुनिया के किसी भी अगर देश की बात की जाए तो चुनाव को इतना महंगा इसीलिए किया गया है कि सिर्फ जो पूंजीपति हैं वो किसी भी सरकार को अपना कठपुतली बना ले। अभी जो सरकार है इसको चुनाव में इतना पैसा चाहिए होता है, पैसा कहाँ से आएगा? पूंजीपतियों से आएगा। और पैसा जब पूंजीपति देंगे तो अपना काम करवाएंगे, सिंपल सी बात है। लेकिन दुख की बात ये कि पैसा तो उनका ले लिए, भाई हमारा वोट ले रहे तो हमारे लिए भी तो काम करो, एक बैलेंस की स्थिति बनाओ। लेकिन ये क्या एक तरफा मोनोपोली बनाते हुए चले जा रहे हैं। और ये सरकार, मैं कहूँ तो सरकार है ही नहीं, ये लोकतांत्रिक तरीके से पहुँचे हुए तानाशाह हैं।
और भारत के लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, अगर आप भारत को बचाना चाहते हो तो सड़क पर आओ। भारत को बचाने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका सड़क, और कुछ भी नहीं, क्योंकि संसद में चोर, लुटेरे, निकम्मे बैठे हुए हैं आपके दम पर, हमारे वोटों के दम पर ही बैठे हैं, और आज हमारी बात नहीं सुन रहे। बहुत दुख की बात है। लेकिन आप कह रहे हैं कि लोगों से अपील करेंगे कि ये तानाशाह सरकार है, इसको बचा लो सरकार से जी। लेकिन जो लोग हैं, जो मोदी भक्त हैं, वो कहते हैं कि मोदी जी अभी नहीं 20 साल आगे की पीढ़ी के लिए काम कर रहे हैं। अब बात ये है कि उनकी पीढ़ी कहाँ जाएगी, ठीक, वो चाहते हैं कि भारत की पीढ़ी सड़क पर भीख मांगे, ठीक, वो हो सकता है भक्त चाहें, क्योंकि भक्त यही चाहते हैं, और हम लोग क्या है, शिक्षित लोग हैं, हम चाहते हैं हमारी आने वाली नस्लें स्कूल से शुरुआत करके यूनिवर्सिटी में जाएं, हायर एजुकेशन लें, और सिर्फ भारत में नहीं दुनिया में अपना एक जान बिखेरें, दुनिया के लिए काम करें, मानवता के लिए काम करें। लेकिन ये क्या चाहते हैं कि हमारी नस्ल मतलब स्कूल नहीं कावड़ यात्रा में जाए, तो उनको लगता है कि मोदी जी 20 साल आगे देख करके काम कर रहे हैं। अब आपको मतलब ठीक, सरकार से क्या कहना चाहेंगे लास्ट में, आखिरी सवाल? सरकार से मैं यही कहना चाहूँगा कि मोदी जी आप उन दिनों को याद कीजिए, वो आपके पुराने दिन को याद कीजिए, 2014 के पुराने वादे को याद कीजिए। जो हम लोग आज सड़क पर बैठे हैं, आज हम लोग वही लोग हैं जो आपने वादा किया था हम लोगों से कि आप लोगों की आय दोगुनी करेंगे। हम लोग वही लोग हैं जो हम लोगों से वादा किए थे कि हर साल 2 करोड़ रोज़गार पैदा करेंगे। हम लोग वही लोग हैं जो हम लोगों से वादा किए थे कि ये 15 लाख खाते में डालूंगा। साहब आपने इन कामों को तो नहीं किया, लेकिन आपसे हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि कम से कम आप मेरे लोकतंत्र के ऊपर हमला करना बंद कर दो, आप मेरे संवैधानिक संस्थान के ऊपर हमला करना बंद कर दो। आज आप देखिए लोकतंत्र के ऊपर कैसे हमले हो रहे हैं। मीडिया संवैधानिक संस्थान जो चौथे स्तंभ होती है लोकतांत्रिक को, उसको डायरेक्ट खरीद लिया गया है। आज चुनाव आयोग को अपने कब्जे में रख लिया गया है। साहब ये सब चीज़ों को करना बंद कीजिए और कुछ पूंजीपतियों के लिए काम करना बंद कीजिए। हम लोगों के लिए कुछ सोचिए। आप अगर हम लोगों के वादे को पूरा नहीं करेंगे तो ये तो तय है कि जनता आपको दिल्ली की सत्ता से ही उतारेगी नहीं, पूरे इंडिया के सत्ता से ही उखाड़ फेंकेगी भाजपा को। और मैं लास्ट में देश की आवाम से ये कहना चाहूँगा कि आप देखिए इस सरकार के मंसूबे को। ये सरकार 7 साल में 14 करोड़ रोजगार तो पैदा नहीं कर पाई, लेकिन 17 करोड़ रोजगार लॉकडाउन के अंदर छीन लिया। आपको इस सरकार ने 15 लाख खाते में तो नहीं दे पाया, लेकिन घर के रखे नोटबंदी के वक्त छीन लिया। मध्यम वर्ग बिजनेसमैनों को जीएसटी लाकर धकेल दिया गया डायरेक्ट। उसके बाद आप देखिए जो आज गरीब किसान मजदूर है, आज उनके काले कानून लाकर उनकी रोटी को अंबानी अडानी के तिजोरी में बंद किया जा रहा है। मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि ये अंबानी अडानी की तिजोरी में बंद होने वाली जो रोटी है, वो रोटी सिर्फ किसानों की रोटी नहीं है, वो हर एक गरीब की रोटी है, हर एक मजदूर की रोटी है, हर एक हिंदुस्तानियों की रोटी है। आप इस रोटी को पहचानिए, इस रोटी को बचाने का काम कीजिए, वरना अगर ये रोटी अगर अंबानी अडानी के तिजोरी में बंद हो जाती है तो हम फिर उसी तरह का सामान खरीदेंगे जो आज पतंजलि के ये में मिलती है। वैसे महंगी सामान खरीदकर हमें चलाना मुश्किल हो जाएगी इस डेट पे। आप सिविल इंजीनियर हैं, आखिर में क्या कहना चाहेंगे? युवा हैं, बेरोजगार हैं। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, तुमसे पहले जो शख्स यहाँ पर तख्त नशीसा, उसको भी खुद के खुदा होने पे इतना यकीन था। इस धरती पर हिटलर आया मिट गया, मुसोलिनी आया मिट गया। नरेंद्र तुम अब सुधर जाओ, वरना तुम भी मिट जाओगे। आज दुनिया के इतिहास में आप देखेंगे हिटलर और मुसोलिनी का नाम लेने वाला कोई नहीं है। तुम्हारा भी हाल वही होगा। अभी भी वक्त है, तुम सुधर जाओ। अगर नहीं सुधरे तो तुम्हारा भी अंजाम यही होगा। शुक्रिया, इंकलाब जिंदाबाद। आप क्या कहना चाहेंगे आखिर में? देखिए, जब हम बनाना जानते तो बिगाड़ना भी जानते हैं। हमने बनाया है तो नीचे भी ले आएंगे। अगर आपको अपनी कुर्सी प्यारी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 7 जन्म राज करो, लेकिन हमें अपनी ज़मीन प्यारी है। हमारी ज़मीन में अटैक ना किया जाए। हमारी ज़मीन है जो हमारे पास रहनी चाहिए और हमारी बात सुनी जाए। हमारी सरकार तो हमसे बात करो। लोकतंत्र है, लोगों का तंत्र है, लूट तंत्र मत बनाओ, गणतंत्र मत बनाओ और बात सुनो हमारी। और देशवासियों को ये कहना चाहूँगा, नौजवानों को, 70% आबादी नौजवान की युवा है जिसको रोजगार चाहिए। मंदिर मस्जिद, मुसलमान हिंदू फकीरी मूर्तियाँ ही नहीं चाहिए। तो आज आप इकट्ठे हो जाओ, पूरे देश का आंदोलन बना दो, जन आंदोलन बना दो। इसको एक जेपी मूवमेंट बनाना पड़ेगा, पूरे देश का आंदोलन बनाना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी। ऐसे छुट लड़ाइयों से कुछ नहीं होगा। पिछले साल मुसलमान थे, आज किसान हैं, कल कोई और होगा। बेटियां अकेली हैं इस देश में, नौजवान अकेला है, SSCGD वाले अकेले हैं, तो सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। मैं वहाँ इसलिए जाता हूँ, आपने बोला था SSCGD वाले के पास, क्योंकि मैं देश का युवा हूँ, मुझे पता है देश को कहाँ लेके जाया जा रहा है। तो उसको उनको साथ की जरूरत है। तो इस देश को अकेले जयदीप की जरूरत है, आपकी भी जरूरत है। तो आप इकट्ठा हो जाओ और देश को आज देश में आवाज उठानी पड़ेगी जो आज को दबाया जा रहा है।
तभी देश की बहाली होगी। इसमें आपका भला होगा, मेरा भला होगा, इस देश का भला होगा। इनकलाब जिंदाबाद। चलिए, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की।